नाविक इस तट से डरते थे। उनके कंपास काम नहीं करते थे और वे इसे ब्लैक पैगोडा कोणार्क कहते थे। आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर कोणार्क कभी नष्ट नहीं हुआ होता तो सूर्य मंदिर अपनी पूरी शान में ऐसा दिखता। लेकिन आज आप जो देख रहे हैं वो जगमोहन है, सूर्य मंदिर का बचा हुआ हॉल। ऊंचा मुख्य गर्भगृह जो कभी लगभग 229 फीट ऊंचा था, सदियों पहले ढह गया। और नाट्य मंडप जहां कभी पवित्र नृत्य गूंजता था, अब खंडहर में है। ये पूरा कोणार्क नहीं है, ये वह है जिसे समय ने रहने दिया। आइए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का जन्म। इसे किसने बनाया? कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 1243 सी में शुरू हुआ और लगभग 1255 सी में पूरा हुआ। इसे क्यों बनाया गया? बंगाल के मुस्लिम गवर्नर तुगल तुगन खान पर नरसिंह देव की जीत का जश्न मनाने के लिए, गंगा वंश के शाही देवता सूर्यदेव का सम्मान करने के लिए, कलिंग प्राचीन ओडिशा की आर्किटेक्चरल श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। यह कंस्ट्रक्शन अपने समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबी थी। मंदिर को सूर्य के दिव्य रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें 12 जोड़ी बड़े पत्थर के पहिए, कुल 24 पहिए थे। रथ को खींचने वाले 7 बेहतरीन नक्काशी वाले घोड़े थे। लेकिन कोणार्क आर्किटेक्चर के बारे में एक दिलचस्प बात मैग्नेटिक इंजीनियरिंग थी। मुख्य मंदिर के ऊपर 52 टन का लोडस्टोन मैग्नेट रखा गया था। स्ट्रक्चर के अंदर लोहे की प्लेटों ने मैग्नेटिक फोर्स बनाया जिससे पत्थर लॉक रहे। कोणार्क मंदिर में 4 परिसर थे। पहला मुख्य गर्भगृह देउल, दूसरा जगमोहन दर्शक कक्ष, तीसरा नाट्य मंडप नृत्य कक्ष, चौथा भोग मंडप। भारत के ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर को बनने में 12 साल लगे और इसमें 1200 से ज्यादा मूर्तिकारों, इंजीनियरों और कारीगरों ने काम किया। इसमें इस्तेमाल किया गया मुख्य मटेरियल खोंडालाइट पत्थर लगभग 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा इलाके से लाया गया था। राजापुर की लड़ाई के बाद ओडिशा बंगाल के सुलेमान कर्रानी के हाथों में चला गया। उसके सेनापति कालापहाड़, जो पहले हिंदू थे बाद में धर्म बदल लिया, ने मंदिरों पर हमले किए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड कहते हैं कि उसने कोणार्क के मुख्य पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचाया, ऊपर की दधिनौती को तोड़ दिया। उस एक वार ने मीनार को कमजोर कर दिया। परिणाम स्वरूप मुख्य टावर कमजोर होने लगा और कोणार्क का पतन शुरू हो गया। दूसरा नुकसान यह हुआ कि कोणार्क समुद्र के पास है और नमकीन हवाओं के संपर्क में है, जिससे पत्थर तेजी से घिस गए। भूकंप और चक्रवातों से भी दरारें आ गई। नतीजतन 52 टन का बड़ा चुंबक अपनी जगह से हट गया, जिससे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो गया। वो धीरे धीरे एक छोड़ा हुआ खंडहर बन गया। ऊपर के पत्थर और मैग्नेट सपोर्ट के बिना ऊंचा पवित्र टावर पूरी तरह से गिर गया। सिर्फ जगमोहन ऑडियंस हॉल ही खड़ा रहा। कॉलोनियल समय में कई मूर्तियां चोरी हो गई या टूट गई। 1900 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों ने एक परेशान करने वाली खोज की। जगमोहन अकेला खड़ा था, टूटा हुआ, खोखला और बहुत ज्यादा वजन उठाए हुए। किसी भी पल ये गिर सकता था और कोणार्क हमेशा के लिए खो सकता था। 1903 में उन्होंने एक बड़ा हल चुना। उन्होंने पूरे जगमोहन को रेत से भर दिया। रेत क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर दबाव डालती है, दीवारों को अपनी जगह पर लॉक कर देती है। उस समय यही एकमात्र टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। मकसद आसान था, गिरने से बचाना, नक्काशी को बचाना और कोणार्क को भविष्य के लिए बचाना। वो फैसला काम कर गया। 120 साल से ज्यादा समय से जगमोहन आज भी खड़ा है, रेत की वजह से।